गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं दुर्धनकर फॉर्मर एसबीआई पीयू। आज आप लोगों के लिए एक ब्रीफ बट बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आया हूँ। सेशन रहेगा रिगार्डिंग एसबीआई पीयू मींस प्रिपरेशन। कुछ टिप्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो सभी स्टूडेंट्स के लिए वैलिड रहेगी जो पीयू मींस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अब जैसे कि आप लोगों को पता है, बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है एग्जाम में। 29 जनवरी को आप लोगों का एग्जाम है, ऑलरेडी 10 जनवरी हो चुकी है। तो एज सच बहुत ज़्यादा कुछ समय है नहीं, पर इस बचे हुए समय का बहुत ही सही तरीके से यूज़ किया जाए और किन किन बातों का स्पेशल ध्यान रखना है, मैं बारी बारी से आपके साथ शेयर करूँ। तो सबसे पहले पॉइंट पे आ जाते हैं आज के सेशन पे। जो पहली टिप मेरी तरफ से आप लोगों के लिए रहेगी वो है अटेम्प्ट ओवर स्पीड। अब अटेम्प्ट ओवर स्पीड का मतलब क्या हुआ? जब भी मैं कोई रेगुलर सेशन भी लेता हूँ, पिछले काफ़ी टाइम से ले रहा हूँ, तो एक जो बहुत ही कॉमन जो मेरे को मिस्टेक स्टूडेंट्स के माइंडसेट में या उनके प्रैक्टिस में मुझे देखने को मिलती है, वो रहती है रिगार्डिंग स्पीड की कि सर इस सवाल को जल्दी कैसे किया जाए, इसको टाइम के अंदर हम कैसे सॉल्व करें, सर इस सवाल के लिए हमें कितना टाइम देना चाहिए। अब क्योंकि मैं स्पेसिफिकली एसबीआई पीयू मीन्स के लिए बात कर रहा हूँ और ये आपके लिए आईबीपीएस पीयू मीन्स के लिए भी एप्लीकेबल है, तो जो क्वेश्चंस का जो लेवल रहने वाला है वो अच्छे लेवल का क्वेश्चन रहेगा। हाई लेवल, मॉडरेट टू हाई लेवल के ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर स्पीड मैटर नहीं करती। स्पीड आपकी प्रीलिम्स में मैटर करती थी, उसमें आपने ऑलरेडी बहुत अच्छा अटेम्प्ट दिया है, वो जो एस्पेक्ट है आप क्लियर कर चुके हैं। अब मैटर करता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कि कैसे आप अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स को समझ के कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें स्पीड इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट होता है अटेम्प्ट। तो इस माइंडसेट में आना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अटेम्प्ट का मतलब क्या हुआ? अटेम्प्ट से मेरा मतलब है कि जब आप किसी क्वेश्चन में समय देते हैं, उसमें उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो हमेशा आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि ये सवाल मुझसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सॉल्व। अगर मैं 100% इसे दे रहा हूँ, पूरा इसको टाइम देने वाला हूँ, तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सॉल्व हो। टाइम के बारे में नहीं सोचना है। अब होता क्या है, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर कोई सवाल नहीं कर पाते, उसमें सेकंड, थर्ड, इवन फोर्थ अटेम्प्ट अगर देने जाते हैं, तो हर अटेम्प्ट के साथ आपकी एफिशिएंसी कम होती है। प्लस जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो मैटर करना स्टार्ट हो जाते हैं। आप टाइमर के बारे में सोचने लग जाते हो कि टाइम कितना कम हो रहा है, और बाकी बातें कि मैंने इतना समय इस पे खराब कर दिया पर मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा। तो ये सारी चीजें फैक्टर इन होना स्टार्ट हो जाती है और फिर पेपर से आपका जो एक फोकस है वो हट जाता है। जो कंसंट्रेशन की जो जरूरत रहती है ना मेंस में, क्योंकि ये प्री नहीं है, प्री तो 1 घंटे में खत्म भी हो जाता है, पता भी नहीं चलता। मेंस का है 3.5 घंटे का पेपर, और इसमें इतने लंबे टाइम तक एक फोकस और कंसंट्रेशन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि स्पीड इशू नहीं है, इशू है कि आपका अटेम्प्ट किस क्वालिटी का रहता है। तो कोशिश हमें ये करनी है कि हम पहले अटेम्प्ट में क्वेश्चन सॉल्व करना सीखें। ठीक है, तो ये एक पहला पॉइंट था जो मैं मेंशन करना चाहता था। अब अगर हम सेकंड पॉइंट पे आ जाए, मैं सेकंड पॉइंट पे बात करूंगा मॉक टेस्ट के बारे में। इस पे मुझे बहुत ही फ्रिक्वेंटली बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर कितने मॉक टेस्ट पेपर से पहले देने चाहिए, क्या मुझे रेगुलर हर रोज मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए, नंबर ऑफ कौन से मॉक टेस्ट है कि इतने तो कम से कम पेपर से पहले मुझे करने ही करने। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि मॉक टेस्ट का बहुत ही इकोनॉमिकली वाइज जो यूसेज है वो बहुत ज़्यादा डिमांडेड है इस टाइम, क्योंकि समय आप लोगों के पास बहुत कम है। तो अब बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप अच्छी तरीके से अच्छी तरीके से जुडिशियस वे में इन मॉक टेस्ट का इस्तेमाल करें। और मैं आपको बताता हूं कि मैंने अपने मेंस के एग्जाम से पहले कितने मॉक टेस्ट दिए थे। मैंने इन टोटल 5 मॉक टेस्ट दिए थे, पर ये पांचों के पांचों मॉक टेस्ट बहुत तरीके से दिए थे। ऐसे नहीं कि एक सेक्शन में मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट कर रहा हूँ, बाकी मॉक टेस्ट बंद करके आराम से प्रैक्टिस में अटेम्प्ट कर रहा हूँ, नहीं। पांचों के पांचों मॉक मैंने मॉक की तरह दिए थे, क्योंकि मॉक से क्या होता है, मॉक से आपको पता चलता है कि पेपर एनवायरनमेंट में, पेपर स्ट्रैटेजी में, पेपर के अंदर मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, किन किन चीज़ों से मुझे चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं और उनको मैं कैसे टैकल कर सकता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी मॉक दें तरीके से दें। और मिनिमम मैं आपको कहूंगा कि 5 मॉक टेस्ट आपको पेपर से पहले देने ही देने हैं, क्योंकि इनके थ्रू ही आपको पता चलता है कि यार पेपर में मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, कौन से सेक्शंस को मुझे कैसे अटेम्प्ट करना है। ये सारी चीजें मॉक टेस्ट के थ्रू ही पता चलती हैं। अब मॉक टेस्ट का काफी स्टूडेंट्स प्रैक्टिस के तौर पे भी यूज करते हैं डेली बेसिस पे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
कि सर हमारे पास खूब मॉक टेस्ट है, आपने सिर्फ 5 के लिए बोला है, हमारे पास 10 टू 20 मॉक टेस्ट अवेलेबल है मीन्स के लिए, तो बाकी मॉक टेस्ट का कैसे यूज किया जाए, उनको एज अ प्रैक्टिस सोर्स आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैलिड है, पर ये जो 5 मॉक आप देंगे पेपर से पहले, इनको बिल्कुल तरीके से आपको देना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका रूटीन। रूटीन में मैं ये कहूंगा कि जो आपका रूटीन है वो बहुत ही बैलेंस्ड होना बहुत जरूरी है। समय क्योंकि कम है, सेक्शंस आपके पास कई सेक्शंस हैं, तो किसी भी एक सेक्शन को ज्यादा हैवी मत कीजिएगा। ऐसा नहीं कि रीजनिंग है तो रीजनिंग ही सॉल्व किए जा रहे हैं कई घंटों तक, क्वांट्स है तो क्वांट्स ही कर रहे हैं, सभी को बैलेंस रख के चलना है। और इनमें भी मैं एक जो प्रॉब्लम काफी स्टूडेंट्स में देखता हूं कि वो जनरल अवेयरनेस को बहुत ज्यादा समय दे देते हैं। देखिए बैलेंस रख के चलना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जनरल जनरल अवेयरनेस करने से अच्छे से पेपर क्लियर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। ये गलत फहमी में मत रहिएगा। ये नहीं है कि कई बच्चों का मैं ऐसे देखता हूं कि 8-10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें से 3 घंटे तक अपने जनरल अवेयरनेस ही पढ़े जा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। इसको थोड़ा सा बैलेंस करके चलिए, अच्छे से रखिए, जिससे कि इक्वल टाइम आप सही तरीके से सभी सेक्शंस को दे सकें। और बैलेंस रूटीन ही बेस्ट स्ट्रेटेजी रहती है, ये मेरा मानना है। ठीक है, तो रूटीन को आपको बैलेंस रख के चलना है इन बचे हुए दिनों में। ठीक है, चौथे पॉइंट पे आ जाते हैं। चौथा पॉइंट है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं मींस का, जैसे क्वेश्चन जब भी आप किसी भी मींस का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं और आपको न्यू पैटर्न का क्वेश्चन दिखाई देता है, मान लीजिए कुछ भी नए पैटर्न का, चाहे वो डीआई में हो, चाहे इवन आपके इंग्लिश सेक्शन में हो, चाहे वो रीजनिंग के सेक्शन में हो, जब भी न्यू पैटर्न क्वेश्चन आता है, इनिशियली आप पहले से कोई प्री कंसीव नोशन बना के मत जाइए। पहले से प्रिज्यूम मत कीजिए कि यार ये नया पैटर्न है, कुछ नया दिख रहा है तो डिफिकल्ट ही होगा, नहीं हो पाएगा मुझसे। उसको एक बार रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पीयू मींस की एक खासियत होती है, स्पेशली एसबीआई पीयू मींस, जिसमें बहुत ही क्रिएटिव और नए नए तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। बाकी बैंक एग्जाम्स में इतना नहीं देखने को मिलता, काफी सेम ही टाइप में ज्यादातर रिपीट होता है और एक दो सेट ही मुश्किल से पर सेक्शन आपको ऐसा देखने को मिलता है। पर पीओ मेंस में काफी सारी न्यू पैटर्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो पहले से प्रिज्यूम नहीं करना है कि यार ये डिफिकल्टी और मुझसे नहीं होगा। एक बार आप रीड कीजिए, एक बार रीडिंग से समझ आता है तो अच्छी बात है, एक बार में समझ नहीं आता तो 2 बार रीड कीजिए। एक बार समझना जरूरी है क्वेश्चन को, समझने के बाद फिर आपको लगता है कि नहीं यार इसमें बहुत ज्यादा समय लेगा, तो अकॉर्डिंगली आप अपना डिसीजन लीजिए। पर एक बार रीडिंग देना, उसको अच्छे से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो न्यू पैटर्न के लिए मैं ये बोलूंगा। और फाइनल जो 5th पॉइंट है वो मैं कहूंगा आपको रिगार्डिंग कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी एस्पिरेंट के लिए, सिर्फ एसबीआई पीयू मेंस के लिए नहीं है, ये सभी कैंडिडेट्स के लिए जो बाकी बैंक एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आरआरबी मेंस की, चाहे क्लर्क मेंस की। कंसिस्टेंसी इज द की। मैं शुरुआत से यह बात बोलता आ रहा हूं कि मेरे जो सिलेक्शन का कारण था एसबीआई में, कि जो मैंने सर्टेन कुछ 4-1 महीने की या 5-1 महीने की जो प्रिपरेशन की थी, उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर था जो मैं कंट्रीब्यूट करता हूं मेरे सक्सेस को, वो है कंसिस्टेंसी। एक भी दिन मुझे ऐसा याद नहीं आता जिसमें मैंने अपना रूटीन तोड़ा हो, या फिर एक भी दिन मुझे ऐसा याद नहीं रहता जिसमें मैंने पूरी तरह से पढ़ाई से ब्रेक लिया। हाँ, ऐसे दिन जरूर रहते हैं जहां कई बार आप 10-10 घंटे का चाहते हैं पढ़ना, पर 10 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं, 5 ही घंटे पढ़ पा रहे हैं, पर 6 घंटे। पर कभी भी मैंने अपने मोमेंटम को नहीं तोड़ने दिया। हमेशा मैं कंसिस्टेंट रहा हूं कि डेली मैं सर्टेन आवर स्टडीज को दूं। और ये टाइम तो दोस्तों ऐसा है कि इसमें कंसिस्टेंट होने के साथ साथ अपने एफर्ट्स को मैक्सिमाइज करने की भी जरूरत है। मतलब जितना आप पढ़ सकते हैं, जितना आप अपने बॉडी को, अपने माइंड को पुश कर सकते हैं, इन बचे हुए 20 से 25 दिनों में आप कर दीजिए। ये समय फिर वापस लौट के नहीं आएगा। मे बी अपॉर्चुनिटीज आगे भी मिलेगी, ऑब्वियस बात है, पर यार वो आगे वाली अपॉर्चुनिटीज अगर आप यही एटीट्यूड रखोगे तो वो आगे वाली भी चली जाएंगी इसी तरीके से। तो ये वो टाइम है जब कंसिस्टेंट रहने के साथ साथ, क्योंकि समय कम है, साथ साथ हमारे एफर्ट्स को मैक्सिमाइज करना है। अगर पहले हम 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो अभी हमें पुश करना है 10 घंटे पढ़ने का। पहले 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो अब हमें पुश करना है 20 घंटे पढ़ने का। ठीक है, तो कंसिस्टेंट प्लस मैक्सिमाइज योर एफर्ट्स। और जाने से पहले काफी लोग इंग्लिश की रिगार्डिंग मुझसे पूछ रहे थे कि सर इंग्लिश का हम क्या करें, क्योंकि यार एज सच इंग्लिश पढ़े हुए मुझे भी बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। पर मैं जब अपनी प्रिपरेशन करता था तो इंग्लिश में मेरा मेन फोकस रहता था आरसी पे। आरसी मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। जितनी ज्यादा रीडिंग हो सकती थी उतनी ज्यादा रीडिंग मैं करता था।
जहां से जो मिल जाए अच्छी क्वालिटी का वहां से रीड करता था। ऐसे नहीं सिर्फ बुक से रीड कर रहा हूँ, बुक से खूब पैसेजेस में रीड करने की कोशिश करता था, बाकी न्यूज़पेपर से, ऑनलाइन आर्टिकल्स अच्छे जो रहते हैं उनसे रीड करने की, क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी रीडिंग कैपेबल जो एबिलिटीज है वो इंप्रूव होगी, जितना आप अच्छे से इवन जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड जो पैसेजेस हैं उनको भी समझना स्टार्ट करेंगे, उसके साथ साथ आपकी जल्दी पढ़ने की स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब आपकी जो रीडिंग स्पीड है विल ऑल्सो इंक्रीज विद दिस, और ये आपको बाकी सेक्शन में भी हेल्प देगी, चाहे आपके डेटा इंटरप्रिटेशन की रीडिंग रहे, चाहे पजल सेटिंग अरेंजमेंट की रीडिंग रहे, सारी जगहों पर बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और इंग्लिश का जो मोस्ट ऑफ द सेक्शन रहता है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ही रहता है, जैसे कि रीजनिंग के लिए पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट रहता है, क्वांट्स के लिए डेटा इंटरप्रिटेशन रहता है, वैसे इंग्लिश के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे सोर्सेज आपको मिल जाएंगे, और वैसे भी इंग्लिश के बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं जिनसे आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, और बाकी सोर्सेज भी मिल जाएंगे। तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें कि रीडिंग पे स्पेशल फोकस करें, और ये आपको बाकी सेक्शन में भी बहुत हेल्प देगा। तो ये कुछ मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताया, मुझे पता है, पर जो कुछ जनरल टिप्स हैं जो सभी स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल रहेंगी अगर आप अपनी प्रैक्टिस में इसे लाते हैं, तो आने वाला जो एग्ज़ाम है मे भी आपको और अच्छा रिजल्ट दे, मे भी आपका पॉजिटिव रिजल्ट आए। बस ध्यान इस बात का रखना है कि समय अब हमारे पास कम है, बहुत ज़्यादा समय है नहीं, 29 जैन को है। तो ये मत समझिएगा कि सर मैं जीरो पे था तो जीरो से बिल्कुल 100 पहुंच जाऊंगा 20 दिन के अंदर, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, दैट्स नॉट द रियलिटी। मुझे पता है ये काफ़ी लोगों को सुनने में अच्छा नहीं लगता। देखिए, मेंस का पेपर वही स्टूडेंट क्लियर करेगा जो पहले कुछ महीनों से मेंस की प्रिपरेशन करता आ रहा है। बहुत ही आपको एक रियलिटी चेक मैं आप सभी को देना चाहूंगा, जो ये सोच रहा है कि सर मैंने अभी 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, इवन 10 दिन पहले मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो क्या मैं मेंस क्लियर कर दूंगा? मेरा पर्सनल बिलीफ है बहुत कम चांस है। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं तो वो अलग बात है, बाकी जनरली ऐसा होता नहीं। मेंस का एग्जाम वही क्लियर करता है जो प्री के साथ मेंस की प्रिपरेशन करना स्टार्ट, अपने कंसेप्ट क्लियर करने के बाद प्री के साथ अपनी प्रैक्टिस मेंस की कंटिन्यू करता है। और जिनको कुछ महीने ऑलरेडी मेंस की प्रिपरेशन सर्टेन लेवल पे करते हुए हो गया है टाइम, वो लोग क्रैक करते हैं मेंस का एग्जाम। और एसबीआई पीओ मेंस का एग्जाम तो ऐसा होता है कि कुछ ही क्वेश्चंस जो इवन जो अच्छा परफॉर्म करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मार्क्स ला नहीं पाते, तो उनको भी ऐसा लगता है कि पेपर देने के बाद, जैसे मैं जब पेपर दे के आया था, छोटा सा एक इंस्टेंस आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं जब पेपर देकर आया था तो मेरे जो फादर हैं वही मेरे को लेकर गए थे सेंटर पे उस टाइम। तो मैं जब पेपर देकर आया था, मुझसे पूछा था कि और कैसा रहा पेपर, तो मेरा जवाब था बहुत ही सिंपल सा, समझ ही नहीं आया क्या हुआ पेपर में। घंटे तो खूब थे पर ये समझ नहीं आया कि इस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में घूमते घूमते ही टाइम निकल गया, पता नहीं कुछ सॉल्व हुआ भी नहीं हुआ। पर जब रिजल्ट आता है तब पता चलता है कि यार क्वेश्चन पेपर का लेवल इतना अच्छा था कि बाकी लोग भी इतना ज़्यादा नहीं कर पाते। तो जो आप अटेम्प्ट करते हैं, जिस पे आप टाइम देते हैं पेपर में, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आप प्रैक्टिस में लाने की कोशिश कीजिए। और एक हाईली रिक्वेस्टेड जो वीडियो है वो रिगार्डिंग डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के हैं। तो डिस्क्रिप्टिव के लिए मैंने आपको प्रॉमिस किया है, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, थोड़ा और अच्छे से मुझे अपना सेशन प्रिपेयर करने दीजिए, फिर आपको एक डेमो के साथ, एक एग्जाम्पल के साथ ऐसे एंड लेटर राइटिंग कैसे होता है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो सारी बातें मैं वहाँ उस वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। टेक केयर।